अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से। आज जिस वीडियो रिएक्शन देने आ रहे हैं, RH नेटवर्क चैनल का नाम है। इस चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप लोग इनका चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ये वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत अच्छी वीडियो है और एक ऐसी वीडियो है ये कि ऐसा मुल्क जो मुस्लिम मुल्क है, किसी टाइम सुपर पावर हुआ करता था और आज वो मुल्क एकदम तबाह बर्बाद हो चुका है, ख़त्म हो चुका है एक तरीके से। उस मुल्क में ऐसा क्या हो गया जो इस तरह से बर्बाद हो गया? आज की तारीख में वो मुल्क बहुत पावरफुल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नामो निशान लगभग मिटता जा रहा है धीरे धीरे, और जिस तरह से वो ख़त्म हो रहा है, लगता है कि कुछ सालों में ये पूरा मुल्क नक्शे से ही मिट जाएगा। तो वो कौन सा मुल्क है, आइए इस वीडियो के जरिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक भी करिएगा। चलिए आइए वीडियो पहले स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। दोस्तों ये है सेंट्रल एशिया, यानी हमारी दुनिया का वो खास इलाका कि जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जैसे बहुत सारे मुस्लिम देशों से मिलकर बनता है। कहने को तो इस पूरे एरिया को आज के दौर में हमारी दुनिया का एक सुपर पावर होना चाहिए था। वो इसलिए क्योंकि ये सारा ही इलाका न सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से मालामाल है, बल्कि अगर आप लोग इनके इतिहास पर भी नजर डालेंगे तो इनका इतिहास भी हद से ज्यादा सुनहरा रहा है। इन्होंने लंबे वक्त तक न सिर्फ दुनिया के एक बड़े इलाके पर राज किया है, उसको कंट्रोल किया है, बल्कि इन्होंने तो दुनिया को बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े लड़ाके दिए हैं, जिन्होंने दुनिया के दूसरे इलाकों में जाकर भी बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की। सैकड़ों बल्कि हजारों साल तक ये एरिया उस सिल्क रोड का सेंटर भी रहा कि जो लंबे वक्त तक दुनिया का सबसे कीमती रास्ता था, क्योंकि यही वो रास्ता था कि जो इतिहास में चाइना और भारत जैसे इलाकों को सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट यानी कि मुस्लिम दुनिया या फिर ऊपर यूरोप तक जोड़ता था। इस इलाके की अहमियत का अंदाजा आप लोग सिर्फ इसी बात से भी लगा सकते हैं कि 13वीं सदी के दौर में हमारी पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर मर्व हुआ करता था, जो आज के दौर में तुर्कमानिस्तान में मौजूद है और इस सिल्क नाम के ट्रेड रूट के बिल्कुल बीच में पड़ा करता था। जहीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर और अमीर तैमूर जैसे इतिहास के बड़े बड़े फाते भी इसी इलाके से बिलोंग किया करते थे। उज्बेकिस्तान के समरकंद और बुखारा जैसे शहर तो हमेशा से ही पूरी दुनिया में अपने आर्ट, कल्चर और खास तौर से आर्किटेक्चर को लेकर बहुत ज्यादा मशहूर थे। कुल मिलाकर ये एरिया इतिहास में दुनिया का पावर हाउस हुआ करता था, जिसको हर दौर में दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों ने अपने अंडर में लेने की कोशिशें की। मगर हैरानी की बात यह है कि आज ये सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है, क्योंकि बात चाहे इकोनॉमी की हो या फिर डिफेंस मतलब कि मिलिट्री की, हर मामले में ही ये देश दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं, बल्कि पूरी तरीके से साइलेंट नजर आते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा कि हमको हमेशा मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों के नाम तो सुनने को मिलते हैं, अफ्रीकन मुस्लिम देशों के नाम भी सुनने को मिलते हैं, और इसके अलावा एशिया में पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया जैसे जितने भी देश हैं, सबके नाम आमतौर पर सुनने को मिलते ही रहते हैं। लेकिन ऊपर के ये जो सेंट्रल एशियन सारी कंट्रीज हैं, ये पूरी तरीके से न्यूज वगैरह से गायब रहती हैं, मानो कि ये सारे के सारे देश यूनाइटेड नेशन में सिर्फ गिनती के लिए मौजूद हैं, वरना डिफेंस, इकोनॉमी कहीं पर भी इनका कोई असर ही नहीं है। तो अब सवाल यही है कि आखिर दुनिया का ये सुपर पावर कहलाए जाने वाला इलाका अचानक से गरीब और कमजोर इलाके में कैसे बदल गया? आखिर इतिहास में क्या वो गलती थी या किसकी गलती थी कि जिसने इस इलाके की किस्मत और तस्वीर दोनों को बदल कर रख दिया? तो दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग सेंट्रल एशिया नाम के इस पूरे इलाके पर नजर डालिए। लोकेशन के एंगल से ये पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड है, यानी कि इन पांचों में से किसी भी देश का बॉर्डर किसी अहम समुद्र से नहीं मिलता है, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी देश की तरक्की के पीछे उसकी लोकेशन का बड़ा हाथ होता है। एक देश के अंदर अनाज की कितनी ज्यादा पैदावार होगी, वो बाहर के दुश्मनों से अपने आप को किस हद तक बचा पाएगा, और साथ ही साथ वो अपने यहाँ का सारा माल बाहर के देशों को किस हद तक बेच सकेगा और बाहर का माल अपने देश में किस हद तक मंगा सकेगा, ये सारी ही चीजें एक देश की लोकेशन पर डिपेंड करती हैं। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि इस पूरे एरिया की लगभग 60% के करीब जमीन को रेगिस्तान माना जाता है, जबकि बाकी इलाके में भी बहुत सारे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े पहाड़ हैं, जिसकी वजह से फ्लैट जमीन ही काफी कम बचती है। और आखिर में 20 से 25% जमीन ही पूरे सेंट्रल एशिया में ऐसी है कि जहाँ पर खेती वगैरह हो सकती है। यही वजह है कि आज के इतने एडवांस दौर में भी सेंट्रल एशिया की लगभग 50% के करीब आबादी गांव में रहती है और पूरी दुनिया से कटी हुई है। वो अपने गांव में मौजूद जो मैदान और खेत हैं, उनके अंदर ही अपने जानवरों को चराते हैं और उनका दूध पीकर या फिर उनका मीट खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि भाई जब भी हम दुनिया के नक्शे में सेंट्रल एशिया को देखते हैं तो हमको तो इसके बीच में एक छोटा सा समुद्र यानी कि एक लेक नजर आती है, जिसको LLC के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे देश के लोग इतनी परेशानी के आलम में भी इस LLC की मदद क्यों नहीं लेते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब हमको इतिहास में थोड़ा पीछे जाकर मिलेगा।
दरअसल आज के दौर में इस पूरे सेंट्रल एशिया में जितने भी लोग रहते हैं ये नस्ली तौर पर तुर्क हैं, जो आज से हजारों साल पहले सर्बिया, नदन चाइना या फिर ईस्ट एशिया के इलाके से यहाँ पर आए थे। और फिर 6ठी सदी ईस्वी के करीब में तो इन्होंने यहाँ पर अपनी एक बड़ी सल्तनत भी कायम की थी, जो ब्लैक सी से लेकर मंगोलिया तक फैली हुई थी। मगर फिर 7th और 8th सेंचुरी के करीब में जाकर इस सेंट्रल एशिया का ज्यादातर एरिया मुसलमानों के कंट्रोल में आ गया था। मुसलमानों ने अगली कई सदियों तक यहाँ पर राज किया और फिर दौर आया मंगोलों का। मंगोलों ने तो सेंट्रल एशिया और रशिया ही क्या बल्कि पूरे यूरोप तक अपनी हुकूमत कायम कर डाली थी। और फिर अगली कई सदियों तक सेंट्रल एशिया का ये खास इलाका तो फिलहाल मंगोलों के ही इन्फ्लुएंस में रहा था। आखिर में जब इस इलाके से मंगोलों का असर खत्म भी हुआ तो फिर रशिया और चाइना जैसे एम्पायर्स के बीच इस इलाके को अपने कंट्रोल में लेने के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। और फिर 1917 में आकर फाइनली यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने इस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। यूएसएसआर ने सेंट्रल एशिया का कंट्रोल संभालने के बाद सबसे पहला काम तो ये किया कि इस पूरे एरिया को 5 अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया, यानी जिस इलाके में जिस नस्ल और जिस कबीले के लोग ज्यादा रहा करते थे उस इलाके को उन्हीं का ही देश बना दिया। और इस तरह से वो नए 5 देश वजूद में आए कि जिनको आज के दौर में हम दुनिया के नक्शे में देखते हैं और जिनको तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान या फिर कजाकिस्तान जैसे नामों से जाना जाता है। दोस्तों यूएसएसआर ने कंट्रोल तो संभाल लिया था, डेवलपमेंट भी शुरू कर दिया था, मगर प्रॉब्लम की बात ये थी कि यूएसएसआर कम्युनिस्ट विचारधारा का था, जबकि यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग मुसलमान हुआ करते थे। और यूएसएसआर की कम्युनिस्ट विचारधारा भी ऐसी थी कि वो जानबूझकर रिलीजियस आइडियोलॉजी वाले लोगों को टारगेट किया करता था। जाहिर है यूएसएस एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ के लोकल लोगों से बिल्कुल शुरू दौर से ही मतभेद होना शुरू हो गया था। और हालात उस वक्त और भी ज्यादा बिगड़ गए कि जब यूएसएसआर ने इस पूरे एरिया में लंबे वक्त तक चर्चेज या फिर मस्जिदों वगैरह पर पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से अब ये जो छोटे मोटे मतभेद थे ये ऊपर बढ़कर खूनी झड़पों में बदल चुके थे। हालात तो इतने ज्यादा आगे बढ़ गए थे कि उसी दौर में ही बहुत सारे सेंट्रल एशियन लोगों ने मिडिल ईस्ट, अफगानिस्तान या इंडिया, पाकिस्तान की तरफ माइग्रेशन भी किया। वक्त के साथ अब यूएसएसआर को भी ये चीज महसूस हो चुकी थी कि अगर उन्होंने अपनी यही पॉलिसी जारी रखी तो वो लंबे वक्त तक इस इलाके को अपने कंट्रोल में नहीं रख सकेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा लोग अब बगावत करना शुरू कर देंगे। जिसकी वजह से अब उन्होंने इस पूरे एरिया में लोगों को खुश करने के लिए नए नए तरह का डेवलपमेंट तो किया ही, साथ ही रिलीजियस मामलों में यानी कि धार्मिक चीजों में भी छूट देनी शुरू कर दी। यहाँ पर एक नोटिस करने वाली बात यह है कि आज के दौर में सेंट्रल एशिया का ये इलाका दुनिया में कॉटन एक्सपोर्ट करने के मामले में टॉप पर आता है और इसका भी क्रेडिट कहीं ना कहीं यूएसएसआर को ही दिया जाता है। मगर इस कॉटन की ज्यादा से ज्यादा पैदावार का इस एरिया को एक बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ा और ये नुकसान उसी एलएलसी से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था, यानी वही छोटा सा दिखने वाला समुद्र या कह सकते हैं वो लेक जो हमको सेंट्रल एशिया के नक्शे में नजर आती है। हुआ ये कि उस दौर में यूएसएसआर ने सेंट्रल एशिया के नीचे के इलाके में यानी कि तुर्कमानिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान के एरिया में ज्यादा से ज्यादा कॉटन की पैदावार के लिए यहाँ के खेतों तक एलएलसी के जरिए से बहुत सारी कैनाल यानी कि नहरें तैयार की। इस नीचे के एरिया में जो बहुत ज्यादा कॉटन पैदा किया जाता था उसको फिर रेल वगैरह के जरिए से ऊपर रशिया पहुंचाया जाता था यानी कि यूएसएसआर में, और फिर वहां से इसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता था, मतलब कि बेचा जाता था। मगर जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ और वो नुकसान ये था कि एलएलसी से ज्यादा नहरें बनाने की वजह से अब एलएलसी का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। और आज की कंडीशन ये है कि 90-100 साल के बाद हमारी दुनिया की ये चौथी सबसे बड़ी लेक यानी कि एलएलसी एक रेगिस्तान में बदल चुकी है। यूएसएसआर ने 40-50 साल तक लगातार इस इलाके के कॉटन को खूब बेच कर भारी माल कमाया और 1991 में जब वो हमारी इस दुनिया से खत्म हो गया तो जाहिर है सेंट्रल एशिया का ये इलाका भी पूरी तरीके से आजाद हो गया, रशिया के इन्फ्लुएंस से भी बाहर आ गया। मगर उनके लिए अब 2 बड़ी मुसीबतें भी खड़ी हो चुकी थी। पहली मुसीबत तो ये थी कि लंबे वक्त तक यूएसएसआर जैसी दुनिया की बड़ी ताकत के कंट्रोल में रहने की वजह से उनकी जो लोकल इंडस्ट्री थी वो पूरी तरीके से तबाह हो चुकी थी। अब उनको अपनी पूरी इंडस्ट्री को या फिर अपने पूरे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को नई तरीके से खड़ा करना था। और साथ ही साथ जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी पानी की प्रॉब्लम, क्योंकि पिछली कई सदियों से इस इलाके के लोग जिस एलएलसी के जरिए से पानी को इस्तेमाल करते आ रहे थे वो उनका एलएलसी अब लगभग खत्म हो चुका था। और यही 2 वजह काफी साबित हुई इस पूरे इलाके को बैकवर्ड बनाने के लिए या फिर गरीब बनाने के लिए, क्योंकि इन्हीं 2 परेशानियों की वजह से आने वाली जो देशों की नई गवर्नमेंट थी वो चाहकर भी या ना चाहकर भी अपने लोगों को कुछ ना दे सकी। नतीजा ये हुआ कि 1990 और 91 के बाद से ही बहुत सारे इलाकों में वक्त वक्त पर सिविल वॉर और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलने लगी। सबसे पहले तो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान जैसे इलाकों में ही सिविल वॉर शुरू हो गई थी जिसमें बेशुमार लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 2005 में फिर उज्बेकिस्तान के एरिया में भी बहुत सारे रिवॉल्ट हुए, हुकूमत और लोकल लोगों के बीच बहुत सारे क्लैशेस हुए कि जिसका असर अभी तक देखा जा रहा है। इसके अलावा एक फैक्टर ये भी है कि सेंट्रल एशिया का ये पूरा इलाका आज के दौर की दुनिया की 3 बड़ी पावर्स के बीच में मौजूद है, यानी कि रशिया, चाइना और ईरान, और ये तीनों ही ताकतें इस एरिया को अपने अपने फायदे के लिए राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करती रहती हैं। मिसाल के तौर पर सेंट्रल एशिया की जो गैस है उसमें से 80% के करीब सिर्फ और सिर्फ चाइना और रशिया में ही चली जाती है। ये गैस पाइपलाइन के जरिए से जाती है जो इन दोनों देशों यानी कि रशिया और चाइना ने खुद बिछाई है, जिसकी वजह से ये दोनों ही बड़ी ताकतें इनसे काफी कम कीमत पर ये गैस खरीदती हैं। और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद तो मानो इस चीज को लेकर और
बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि इंडिया और चाइना जैसे देश तो अपनी ज्यादातर गैस अब सिर्फ रशिया से ही ले रहे हैं, जिसकी वजह से सेंट्रल एशिया की गैस की डिमांड और भी ज्यादा कम हो गई है। तो कुल मिलाकर सेंट्रल एशिया की लोकेशन, हिस्ट्री और करंट कंडीशन को देखकर आप ये मान सकते हैं कि ये एक ऐसा इलाका है कि जिसको दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करती हैं, यानी ये कठपुतली बनकर रह जाता है और जब उन ताकतों का मतलब पूरा हो जाता है तो इसको छोड़ देती हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बात जरूर कहते हैं कि आने वाले दौर में अगर चाइना और रशिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरे जैसा कि महसूस हो रहा है, तो सेंट्रल एशिया के इस इलाके की कीमत और अहमियत हमको बिल्कुल वैसे ही बड़ी हुई नजर आएगी कि जैसे कभी इतिहास में हुआ करती थी। फिलहाल दोस्तों, सेंट्रल एशिया की इस पूरी कंडीशन पर आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो देखा आप लोगों ने, किस तरह से एक मुल्क जो आज के ताज में बताते हैं कि सुपर पावर होना चाहिए, जिसका लगभग सब कुछ मामला ख़त्म हो चुका है और इस तरह से ख़त्म हो चुका है कि वो लग रहा है कि कुछ सालों में नक्शे से ही गायब हो जाएगा। तो उस मुल्क के बारे में हमें पूरी जानकारी हुई और पूरी वीडियो एंड तक देखा आप लोगों ने और बेहतरीन वीडियो थी। एक मुल्क की तरक्की के लिए क्या होना ज़रूरी है, इस वीडियो में यही बताया गया है कि हर चीज़ सब कुछ ज़रूरी है। ताल्लुकात हर एक देश से रहना चाहिए, रिलेशन अच्छे होना चाहिए और सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, तो इंशाल्लाह मुल्क हमेशा तरक्की करता है और कामयाबी की बुलंदियों पर छूटता है। तो उम्मीद है वीडियो आप लोग अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।